हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट एंड टाइम कांस्टेंट। जी हाँ, संधारित्र का आवेशन और समय नियतांक, और वो भी हम सबसे आसान तरीके से सबसे कम समय में सीखेंगे। इसका फुल डेरिवेशन, पूरी जानकारी हम इस टॉपिक के बारे में प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी कि आज के इस वीडियो में मैं अलग से नोट्स नहीं देने वाली हूं, क्योंकि आज नोट्स की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। बस आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसी को पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, वही आपका कंप्लीट नोट्स होगा। तो आइए बिना डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का डिस्कशन। लेकिन अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज आप इस टॉपिक से ही समझ पा रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट एंड टाइम कांस्टेंट, संधारित्र का आवेशन और समय नियतांक, ये हमें आज पढ़ना है, सीखना है। तो जब हम सीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर लेना है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, ये सी हो गया, ये आर हो गया। अब हमें इस सीआर सर्किट को चार्ज करना है, इसका आवेशन करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक बैटरी हम इससे कनेक्ट कर देंगे जिसका ईएमएफ है ई, और ये हमारा सर्किट डायग्राम यहाँ पर बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बैटरी से ये सी आर सर्किट यानी कैपेसिटर और रजिस्टर, संधारित्र है हमारा और एक प्रतिरोध है जो सीरीज में है, उसको हमें चार्ज करना है। ठीक है, यहाँ जब आप करंट फ्लो स्टार्ट करते हैं, आप समझने के लिए यहाँ पर एक की भी डाल सकते हैं कि कब आपने स्विच ऑन करना है और कब स्विच ऑफ करना है। जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करेंगे, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है ना। कैपेसिटर पर जब कोई चार्ज नहीं है तो करंट मैक्सिमम होती है, यानी जीरो चार्ज तो मैक्सिमम करंट। याद रखिएगा कि अगर चार्ज जीरो है तो करंट का फ्लो मैक्सिमम होगा, और जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो ये करंट जीरो पे चली जाएगी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, और हर जगह आप देख भी पाएंगे कि चार्ज जीरो है तो करंट मैक्सिमम, और फिर जब चार्ज आपका मैक्सिमम हो जाता है तो करंट जीरो पे आ जाती है। यानी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज है जीरो, तो करंट मैक्सिमम पे चलेगी। धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेट्स की चार्जिंग होती जाएगी। जैसे ही चार्जिंग मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है, करंट अपने आप जीरो हो जाता है। यानी फुल्ली चार्ज जब हो जाता है कैपेसिटर, आपका संधारित्र जब पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा, तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट जीरो पर आ जाएगी। इसे हम एक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अब लिखना आपको वही जो हम लोगों ने अभी बात की है, ये सर्किट डायग्राम बनाना है आपको, और इस डायग्राम के बारे में आप लिख देंगे। फिर हम इसके अगला जो स्टेप करते हैं, हम वो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, जिस इक्वेशन से ये वाला सर्किट गवर्न हो रहा है। उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग को और डिटेल में समझेंगे, सीआर सर्किट के आवेशन और निरावेशन को समझेंगे। आज के वीडियो में हम आवेशन की यानी चार्जिंग की बात कर रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में बताइए, आवेशन के बारे में बताइए, तो आवेशन का मतलब क्या, इसकी प्लेट्स पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है। और चार्जिंग का मतलब क्या, एक प्लेट इसकी पॉजिटिव चार्ज होगी तो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। आप जानते हैं कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो इसकी एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पर उतना ही
नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही चार्ज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा उसके बाद यहाँ करंट का फ्लो रुक जाएगा, यानी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं कि किसी टाइम t पर, है ना, हम किसी t टाइम की बात कर रहे हैं, एक जनरल टाइम हो गया t टाइम पर बैटरी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका EMF हो गया E, और इस t टाइम पर हमारे कैपेसिटर की जो प्लेट है उस पर चार्ज आ चुका है Q, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी धारिता है C, ठीक है। और इसी t टाइम पर जबकि प्लेट पर चार्ज Q आया है, ये Q अभी मैक्सिमम नहीं है, यानी कि सर्किट से इस समय करंट फ्लो कर रही है I, और जो रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा है उसकी वैल्यू है R। ये चीज़ें हमें लिख देनी होंगी, ठीक है, आपने समझ लिया। अब इसी के बेस पर हम इस जो चार्जिंग वाला हमारा सर्किट बना हुआ है इसकी क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये EMF हम लगा रहे हैं, ठीक है, इस EMF की वजह से करंट फ्लो किया, इसके करंट फ्लो करने से इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज आ गया Q, और आप जानते हैं कि कैपेसिटर में होता है C = Q/V, या आप इसी को कह सकते हैं कि V = Q/C, V = Q/C, यानी जब कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज है Q तो इसके प्लेट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस t टाइम पर करंट फ्लो कर रही है I, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी IR। इस पहले वाले V को मान लीजिए अगर हम V1 कह रहे हैं तो इसको हम कह दें V1, यहाँ हम कह दें V2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी IR, ठीक है। तो इस सर्किट को देखते ही आप क्या कहेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 + V2 = E, ये होना चाहिए। इसी को हम लिखेंगे, ये बन जाएगी इस चार्जिंग के केस में जो CR सर्किट है उसकी इक्वेशन, है ना, यानी कि E = V1 + V2, ठीक है। और V1 आपका क्या है, जो अभी आपने यहाँ पे लिखा V1 = Q/C, V1 आपका क्या है, V1 = Q/C, तो V1 की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर Q/C + V2 की जगह क्या है आपका IR, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या स्टडी क्या करना है आज, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। और चार्जिंग का मतलब क्या कि टाइम के साथ साथ इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कैसे चेंज हो रहा, कैसे बदल रहा है। चार्जिंग है तो चार्ज बढ़ रहा होगा, यानी किस टाइम पर कितना चार्ज होगा, हमें ये जानकारी देने वाली एक इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम चार्जिंग ऑफ CR सर्किट पढ़ रहे हैं तो हमें कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज का टाइम के साथ एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है उसका टाइम के साथ हमें एक रिलेशन निकालना है और वो इसी इक्वेशन से निकल करके आने वाली है, E = Q/C + IR, ठीक है। चूंकि हमें टाइम और चार्ज का रिलेशन चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये तो चार्ज ही के फॉर्म में है, इस करंट को भी हम चार्ज के टर्म्स में लिख सकते हैं, जिससे हम इसे सॉल्व करके टाइम और चार्ज की एक रिलेशन निकाल पाएँ। तो हम इसे Q/C लिखते हैं और I को हम क्या लिख देंगे, I को लिखेंगे हम dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट। विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की समय दर, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम dQ/dt को एक तरफ ले लें, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले लें। तो जैसे ही हम ये लिखना चाहेंगे इधर आ जाएगा हमारा -dQ/dt, ठीक है, R = Q/C -E, और R से हम बोथ साइड डिवाइड कर दें इसको तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -dQ/dt =
क्यू अपॉन सी आर माइनस ई अपॉन आर, दोनों तरफ आर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये सिंपल डिवीज़न है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं उसका भी आपको आंसर दे दूंगी। बस अब इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें यहाँ मिलेगा माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हम 1 अपॉन सी आर कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक माइनस भी हम कॉमन ले लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ई सी माइनस क्यू, ठीक है। देखिए एक माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये वाला टर्म अंदर प्लस में हो गया और यहाँ एक माइनस आ गया, हमने माइनस इसीलिए यहाँ पे पहले कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी आर हमने 1 अपॉन सी आर कॉमन लिया तो यहाँ इंटू सी, यहाँ इंटू सी करेंगे, देखिए 1 अपॉन सी आर कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका ई सी, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये इक्वेशन हमें बन गई। हमें क्या करना है, चार्ज और टाइम का रिलेशन चाहिए, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। एक साइड हम डी क्यू का टर्म ले लें और डी टी को हम दूसरे साइड ले जाएं, तो जैसे ही डी टी को हम दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो ये रिलेशन हमें क्या दे देगा, ये रिलेशन हमें दे देगा माइनस डी क्यू, ठीक है। और जो ई सी का टर्म था उसे हम इसी साइड ले आए, ई सी माइनस क्यू डिवाइड कर दिया इधर, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी आर या आर सी इंटू डी टी। ये टर्म हमारे पास आ गया। यहाँ कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देख पा रहे हैं कि हमने इसी को बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है इस टर्म को, ठीक है। इस टर्म को हम इधर नीचे ले आए हैं, है ना, और इस dt को हम इधर ले गए हैं। इतना करने से ही हमारे पास ये नया रिलेशन आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है और चार्ज का टाइम के साथ रिलेशन निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या कहा कि जब हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग तो कैपेसिटर की प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि t इज इक्वल टू जब 0 है तो उस समय चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर की प्लेट पर 0 है, और जब टाइम t इज इक्वल टू t पर पहुंच रहा है यानी एक जनरल टाइम, तो हम कह रहे हैं चार्ज की वैल्यू हो गई है Q। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा देंगे। इधर चूंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में है, चार्ज कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है 0 से Q तक, और दूसरी साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से t तक, ठीक है, 0 से t तक। तो ये अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लेफ़्ट साइड वाला देख लेते हैं। आपने कॉपी में लिख ही लिया होगा, मैं इसे आगे बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के लिए आपने क्या देखा इसमें कि हमारे पास है 0 से Q, ओके, माइनस डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सोल्यूशन, मान लीजिए इसको x मान लें, है ना, यानी कि ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अगर x आप मानेंगे तो बोथ साइड डी क्यू बाई डी एक्स अगर आप करेंगे तो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, है ना, माइनस डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी कि 1। तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस डी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स, है ना, यानी ई सी माइनस क्यू को अगर हम x लिखते हैं तो हम माइनस डी क्यू को लिख देंगे डी एक्स, ठीक है, और उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, और डी क्यू माइनस डी क्यू की जगह आ गया डी एक्स, और ई सी माइनस क्यू की जगह आ गया x, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, वो हो जाता है log e बेस पर x, ठीक है। और अब x को वापस रख लेते हैं जो x था, उसी चाहे लिमिट बदल लें या इसको रख के सेम लिमिट हम लगा दें, सॉल्व करने का ये तरीका है हम यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन हमें मिला 0 से q माइनस डी क्यू
बाय ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू आ गया लॉग ई बेस पर, अच्छा x हमने किसको माना, बस x की वो वैल्यू रखनी है हमें, x हमने माना ई सी माइनस क्यू को, तो x की जगह रख देते हैं ई सी माइनस क्यू, ठीक है, ई सी माइनस क्यू, और लिमिट लगा देते हैं फ्रॉम 0 टू q, ठीक है। लिमिट जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर, तो लिमिट का मतलब क्या है कि पहले q की जगह ये q रखेंगे जहाँ जहाँ q है, फिर माइनस इस टर्म को करेंगे और जहाँ q है वहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो यही टर्म क्या बन जाएगा, लॉग e बेस पर ई सी माइनस क्यू माइनस लॉग ई बेस पर ई सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे q की जगह ये 0 रख दिया और पहले वाले में q की जगह q ही रखा, तो ये टर्म आ जाएगा। इसको लॉग जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, बस उसी तरीके से लॉग को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि लॉग ई बेस पर ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ई सी, ये टर्म आ गया हमारा लेफ्ट साइड वाला सॉल्व हो करके। फिर हम क्या करें, अब राइट साइड वाला भी जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट साइड वाला हमारा क्या था, राइट साइड में था 0 से t माइनस 1 अपॉन सी आर या आर सी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू सी आर तो कांस्टेंट है, तो माइनस 1 अपॉन सी आर या आर सी को बाहर ले लीजिए और अंदर बचा डी टी, है ना, तो डी टी का मतलब t, डी टी का इंटीग्रेशन आ गया t और लिमिट है 0 से t, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन सी आर, ब्रैकेट में t की जगह t माइनस t की जगह 0, यानी माइनस आ गई वैल्यू इसकी t अपॉन सी आर, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमारे पास आ गए हैं, लेफ्ट वाले को राइट वाले के बराबर लिख देंगे, ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेफ्ट में हमारे पास क्या आया, लेफ्ट में आया लॉग ई बेस पर ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू आ गया माइनस टी अपॉन सी आर या आर सी, ठीक है। अब ये लॉग हटाना है तो इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e की पावर, है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में हमने इसको लिख लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ई सी को ई सी से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन ई सी, है ना, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस क्यू अपॉन ई सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दें, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम Q अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिलेगा हमें Q इज इक्वल टू ई सी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर, सिंपल सोल्यूशन, है ना। अब इस EC को हम लिखेंगे Q नॉट, Q नॉट का क्या है, मैक्सिमम चार्ज, जो आपकी कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसकी प्लेट का अधिकतम चार्ज है EC, है ना। कैसे है अभी वो भी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी। तो ये बन गया Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर या आर सी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में अभी हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था, जहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, CR सर्किट बनाया है, वहाँ हम लोगों ने क्या लिखा, E इज इक्वल टू Q अपॉन सी प्लस आई आर, ठीक है। और क्या बात की कि जब आपका चार्ज 0 है स्टार्टिंग में तो I मैक्सिमम है, यानी जब Q होगा 0 तो I होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब आपका चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, वो कंडीशन क्या होगी, करंट 0 हो जाएगी। तो इस करंट को 0 जब हम रखेंगे, वही केस होगा जबकि आपका चार्ज मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू चार्ज मैक्सिमम कब, Q नॉट
अपॉन सी, जबकि ये टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, क्यू नॉट इज इक्वल टू ई सी, यानी ई सी क्या है, मैक्सिमम चार्ज हो गया। इसीलिए हमने जो चार्जिंग की रिलेशन यहाँ पे निकाली सी आर सर्किट का आवेशन, वो आया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, तो ये चार्जिंग की रिलेशन तो आगे, लेकिन अभी आगे और बाकी है। हम टाइम कांस्टेंट देखेंगे और हम ग्राफ भी बनाएंगे, चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ को भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी आर टर्म आ रहा है, इसी सी आर को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, सी आर या आर सी इज इक्वल टू टाउ, और इसी सी आर सर्किट में जो सी इंटू आर वैल्यू आ रही है, इसी को हम कहते हैं सी आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इतनी डेफिनेशन इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें अभी इसमें और डेफिनेशन लेनी होगी। और वो कहाँ से आती है, जो रिलेशन निकाला Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर था, तो इसे टी अपॉन टाउ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कहें, टाउ उस टाइम के बराबर, यानी टाइम को हम क्या करें, हम कहें कि टाइम कितना है, टी किसके बराबर है, टी हो गया टाउ के बराबर, यानी सी आर के बराबर। अगर हम इस रिलेशन में टी को टाउ, इस रिलेशन में टी को टाउ के बराबर लिखते हैं, तो ये रिलेशन क्या बन जाता है, ये रिलेशन बनता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन 1 आ जाता है, क्योंकि या टाउ अपॉन टाउ आ जाएगा, टी अपॉन टी आ जाता है, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिलेशन हमने इसको सॉल्व करना है, यानी ई की वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। ये बन गया हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1। अब E की वैल्यू हमें रखना है यहाँ पर, E की वैल्यू होती है आपकी फिक्स है 2.718। ये E की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन आएगा Q इज इक्वल टू 0.632 इंटू क्यू नॉट। ठीक है, यानी जब हमने टाइम को, यानी टाइम कौन सा टाइम था, वो टाइम जो कि हम कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए दे रहे हैं, है ना, हमने t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया जबकि चार्ज था 0, और t इज इक्वल टू t तक चार्ज किया तो चार्ज हो गया Q, है ना। और जैसे ही हम, यही रिलेशन हम लोगों ने निकाला, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। साथ ही हमने यहाँ क्या कहा कि अगर हम इस टाइम को टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, तो जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है वो कितना हो जाता है, 0.632 टाइम्स क्यू नॉट, यानी जो कैपेसिटर की प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज है उसका 0.632 पार्ट, है ना। तो टाइम कांस्टेंट सी आर उस टाइम के बराबर होगा जितने टाइम पर कैपेसिटर की जब चार्जिंग हो रही है, आवेशन हो रहा है, तो उसके प्लेट्स पर जो चार्ज आया है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.632 पार्ट हो जाता है। इसी को जब आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि टाइम कांस्टेंट सीआर सर्किट का उस टाइम के बराबर होगा जितने टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज आ गया है वो मैक्सिमम चार्ज का अधिकतम आवेश का 63.2% हो जाएगा। यानी टाइम कांस्टेंट वह टाइम है, वह समय है, जो समय नियतांक सीआर सर्किट का वह समय है जितने टाइम में कैपेसिटर की प्लेट का उसके अधिकतम जो चार्ज पॉसिबल है, जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है, उसका 63.2% चार्जिंग हो जाती है।
तो ये चार्ज के टर्म्स में था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अभी बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि कई बार आपसे चार्ज का ना पूछ करके करंट के बीच में रिलेशन पूछते हैं। यानी कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो करंट और टाइम का रिलेशन बता दीजिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज का रिलेशन तो अभी आपने निकाला, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब इससे अगर करंट का रिलेशन चाहिए तो हम बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर क्या आ जाएगा, dq बाई dt यानी करंट हो जाएगा, और दूसरी साइड जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई dt ऑफ, है ना, किसका बनेगा, q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो आपका करंट हो गया, dq बाई डी टी इज आई, है ना, dq बाई डी टी इज आई, यानी t टाइम पर जो करंट है वो हो गया। और दूसरी तरफ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए जो पहला वाला टर्म है, ब्रैकेट खोलते ही ये पहला टर्म आएगा क्यू नॉट इज फिक्स वैल्यू, और फिक्स वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। दूसरे टर्म का आप डिफ्रेंशिएशन देखें तो दूसरे टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या बना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो जैसे नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं बिल्कुल वही आप कर दीजिए। यहाँ पर नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन की तरह ही ये आ जाएगा माइनस डी बाय डी एक्स मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल, हम यहाँ पे चलिए इसको भी एक्स लिखते हैं, फिर डी बाय डी टी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या था, माइनस टी बाय सी आर। यही करते हैं आप, है ना, टी बाय सी आर को एक्स लिखा और इस तरीके से इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन आप जानते होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर अलग से आप कमेंट करिएगा और पूछिएगा। यहाँ मैंने कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन आपको दिखा दिया। सिंपल, इस टर्म को हमने x मान लिया है और पहले x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो d बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x जब आप करेंगे तो ये वाला टर्म तो आपका e टू द पावर x ही आ जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो एक माइनस यहाँ से आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ t अपॉन सी आर जब आप करेंगे, और सी आर है कांस्टेंट तो सी आर बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो x हमने लिया था तो x की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर दे वापस जो आपने माना है। पूरा डिफ्रेंशिएट आप करिएगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, मैंने अलग से लिखा नहीं है कि माना x इज इक्वल टू इतना। जब आप करेंगे, अगर करके दिखा रहे हैं तो वो भी आप लिख दीजिएगा। अब x हमने किसको माना था, x हमने माना था माइनस टी अपॉन सी आर को। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गया, ये आया i इज इक्वल टू, एक टर्म Q नॉट का भी यहाँ पे था फ्रेंड्स, देखिए ये छूट गया है, इसको भी ले लीजिए। जब ये Q अंदर जाएगा तो यहाँ पे Q नॉट आएगा और ये यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी एक Q नॉट का टर्म रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये Q नॉट यहाँ पर भी माइनस के बाद आएगा, फिर ये वाला टर्म हमारा Q नॉट यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाता है, इसको हम आगे सॉल्व कर लें ज़रा सा। देखिए पहला आया Q नॉट अपॉन सी आर, ठीक है, Q नॉट अपॉन सी आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, फिर अभी हम लोगों ने देखा था कि Q नॉट इज इक्वल टू था ई सी, यानी मैक्सिमम चार्ज कितना था, ई सी के बराबर था। ठीक है, तो अब Q नॉट अपॉन सी को हम ई भी तो लिख सकते हैं, Q नॉट अपॉन सी को हम E लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। अब E अपॉन R क्या है फ्रेंड्स, E अपॉन R है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। क्यों, क्योंकि अभी शुरू में हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था E इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू अपॉन सी, और करंट मैक्सिमम कब होगा, जबकि चार्ज है 0, तो इसको 0 कर दीजिए तो करंट मैक्सिमम होगा, यानी E इज इक्वल टू आई नॉट आर। ठीक है,
तो E अपॉन आर क्या होगा, आई नॉट के बराबर होगा। E अपॉन आर की जगह हम आई नॉट यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान जो करंट का है, विद्युत धारा का, वो लिखेंगे। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, ये करंट का रिलेशन आ गया। अब यहाँ से भी आप टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सी आर है, सी आर इज इक्वल टू टाउ, और टाउ किस टाइम के बराबर होगा करंट के टर्म्स में, टी को रखिए आप, टी इज इक्वल टू टाउ रखिए, तो आप यहाँ निकाल लेंगे, जब टी इज इक्वल टू टाउ होगा तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.368 ऑफ आई नॉट, है ना। यानी टाइम कांस्टेंट करंट के टर्म्स में उस टाइम के बराबर होगा, ये सी आर उस टाइम के बराबर होगा जितने टाइम में जो करंट फ्लो कर रही है सी आर सर्किट से, वो अपने अधिकतम मान का 0.368 पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 63.2 में 36.8 ऐड करेंगे तो ये 100% बन जाता है ना। तो जब चार्ज के टर्म्स में कहते हैं, चार्जिंग चूंकि हो रही है ना, चार्ज के टर्म्स में जीरो से स्टार्ट करके टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में जो चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट पर, वो 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। ठीक, और जब करंट के टर्म्स में कहते हैं, चूंकि करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रही है, चार्ज जो है जीरो से मैक्सिमम की तरफ, क्योंकि चार्जिंग हो रही है, और करंट उसका अपोजिट चल रहा है, क्योंकि चार्ज जीरो है तो करंट मैक्सिमम, और जब चार्ज मैक्सिमम हुआ तो करंट जीरो। ठीक, तो टाइम कांस्टेंट करंट के टर्म्स में वो उस टाइम के बराबर होगा जितने टाइम में सी आर सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.8% तक पहुंच जाता है, या 0.368 पार्ट तक पहुंच जाता है। ये भाग है, भिन्नात्मक है, और ये परसेंट में है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो परसेंट में आ जाता है, प्रतिशत में। तो ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट, जिसकी मैंने अलग से डेफिनेशन आपको यहाँ पे नहीं दी है, समझाया है। जो सुना है वही आपको लिखना है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो फ्रेंड्स अलग से आप कमेंट करिएगा, मैं उसका शॉर्ट वीडियो आपको अलग से दे दूंगी इसी के साथ अटैच करते हुए। यहाँ मैं आपको ग्राफ के बारे में भी ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे हमने Q के बारे में हम लोगों ने रिलेशन निकाला, तो क्या आया, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन सी आर, है ना, T अपॉन सी आर। अब इसको जब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देखिएगा कि एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप जानते हैं किस शेप में आता है, बस बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक्सपोनेंशियल का शेप आपको याद रखना है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और वाई एक्सिस पे चार्ज लिया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस शेप में, एक्सपोनेंशियल ऐसा ही होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज EC, है ना, Q इज इक्वल टू EC। अब यहाँ आप देखिए एक्सपोनेंशियल इस वाले रिलेशन से कि जब टाइम बढ़ रहा होगा, है ना, टाइम बढ़ रहा होगा, ये नेगेटिव टर्म है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म घटेगा, और जब ये टर्म घटेगा, चूंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं इस टर्म को, है ना, तो ये बढ़ेगा तो आपका ये घट जाएगा, और ये घटेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा। यानी सीधी सी बात आप क्या कहेंगे, टाइम बढ़ेगा तो जो कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज Q है वो भी बढ़ेगा, और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा क्योंकि E की पावर है वहां पर। तो ग्राफ में देखिए यही आ रहा है, जब टाइम आपका बढ़ रहा है तो ये चार्ज भी आपका बढ़ रहा है और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते किस तरफ जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है Q इज इक्वल टू Q नॉट, उसकी तरफ ये चला जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह जब हम करंट के लिए ग्राफ बनाएंगे तो फ्रेंड्स करंट का रिलेशन अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, करंट का रिलेशन हमें मिला I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन सी आर। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे हमें टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे अब हमें करंट ले लेनी है। अब यहाँ देखिए जब ये टी एक्सपोनेंशियल ही ग्राफ आएगा, यानी शेप उसका ऐसा या ऐसा बढ़ना या घटना जैसा भी होगा, सीधा नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना, आप ऐसे कर्व शेप में जाएगा। लेकिन जब ये टाइम बढ़ेगा तो चूंकि यहाँ माइनस है,
ये टर्म घट जाएगा, है ना, और ये टर्म घट जाएगा, इसका मतलब ये करंट घट जाएगी। तो यहाँ पर टाइम के साथ करंट एक मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगी और ये घटेगी जीरो की तरफ, ऐसे एक्सपोनेंशियली ये चली जाएगी। स्टार्ट ये कहाँ से करती है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू से, जो अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? E/R, है ना। I नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? I नॉट इज E/R। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से स्टार्ट करती है और जीरो की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, उसका टाइम कांस्टेंट के बारे में भी देखा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जल्दी से लिखिएगा, मैं उस टॉपिक को भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। कोई नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट में लिखिएगा। वैसे हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है, जो आप सुन रहे हैं बस उसे उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।